क्या आपने सोचा है कभी कि बिना घड़ी, बिना बैटरी, सिर्फ एक शैडो से समय का पता कैसे लगाया जा सकता है? ये राज छुपा है उज्जैन के जंतर मंतर में। ये जो वेधशाला है ये अपनी 1719 से बनी हुई है। सवाई राजा जयसिंह द्वितीय द्वारा बनी, जयपुर के जो राजा थे उनके द्वारा बनाई गई है। ये वेधशाला इंडिया में 5 जगह बनी हुई है। जो सबसे प्राचीन वेधशाला है वो अपने उज्जैन की है। हेलो एवरीवन, तो आज मैं आई हूँ वेधशाला में। सिर्फ एक ये जंतर मंतर नहीं बल्कि साइंस और एस्ट्रोनॉमी का पूरा लाइव एग्जाम्पल है। तो चलिए देखते हैं अंदर चल के साइंस का कमाल। तो शुरू करते हैं एक ऐसा सफर जो हमें ले चलता है धूप, घड़ी और ग्रहों के प्राचीन ज्ञान की तरफ। वेलकम। ये सिर्फ एक टूरिस्ट स्पॉट नहीं, एक जिंदा इतिहास है जहाँ हर यंत्र आज भी काम करता है बिना किसी मशीन के। एंटर होने के बाद में सबसे पहले आपको लेनी है एंट्री टिकट। तो चलिए हम टिकट्स लेते हैं। भैया कितने का रहता है टिकट? 10 रुपए का पर पर्सन का। ओके। यहाँ अंदर आते ही सबसे पहले एक बड़ा सा ग्लोब नजर आता है। थोड़ा और आगे बढ़ने पर एक सुंदर सी फूलों की बगिया सबका ध्यान खींच लेती है। साइंस के साथ साथ आपको बहुत ही सुंदर गार्डन भी देखने को मिल जाएगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे पूरे भारत में सिर्फ 5 जगह ही जंतर मंतर है। दिल्ली, जयपुर, वाराणसी, मथुरा और हमारा उज्जैन। तो चलिए अब हम आपको पूरे जंतर मंतर की डिटेल्स बताते हैं और ये बताएंगे हमारे साथ में। सर आपका नाम? मेरा चित्रांग दोहरे। ओके, तो चलिए हमें बताइए एक एक यंत्र के बारे में। पहले मैं आपको इस वेधशाला के बारे में एक जानकारी देना चाहता हूँ। ये जो वेधशाला है ये अपनी 1719 से बनी हुई है। सवाई राजा जयसिंह द्वितीय द्वारा बनी, जयपुर के जो राजा थे उनके द्वारा बनाई गई है। मुगल साम्राज्य में यहाँ पर एक गवर्नर बनकर आए थे। उस समय इन्होंने वेधशाला का निर्माण करा है। ये वेधशाला इंडिया में 5 जगह बनी हुई है। उज्जैन, जयपुर, दिल्ली, मथुरा एंड वाराणसी। जो सबसे प्राचीन वेधशाला है वो अपने उज्जैन की है। सारी वेधशाला इसके बाद में निर्मित हुई है। इन्होंने जयसिंह जी द्वारा यहाँ पर एक प्रैक्टिकल किया गया था, जो उनका प्रैक्टिकल सक्सेस हुआ। इसी कारण ये सारी वेधशाला हमारे यहाँ इंडिया में बनी हुई है। देखिए, इसको बोला जाता है शंकु यंत्र। शंकु यंत्र क्या काम करता है? ये जो आपको शंकु दिख रहा है ये पूरा अपना एक ग्लोब बना हुआ है पृथ्वी। ये अपना कर्क रेखा पर है। जैसे कब दिन छोटे होते हैं, कब दिन बड़े होते हैं, कब दिन रात बरोबर होते हैं, और कब सूर्य उत्तरायण होता है, कब सूर्य दक्षिणायन होता है, और किस तरह इसकी परछाई छोटी बड़ी होती है। ये जो शंकु यंत्र है और ये अपनी 12 रेखाएं, ठीक है, 12 रेखाएं देखिए आप। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, फिर जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ये अपनी 12 रेखाएं हैं। और 12 रेखाएं अपनी 12 राशियों को भी दर्शाती है। ठीक है, जैसे देखिए ये जो रेखा आपको दिख रही है ये हमारी है भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा क्या होता है? मार्च और सितंबर के महीने में 21 मार्च और 23 सितंबर के दिन जो सूर्य रहता है वो अपने पूरा भूमध्य रेखा पर रहता है। ना उत्तरायण होता है और ना दक्षिणायन होता है। जैसे सितंबर के बाद अपना सूर्य दक्षिणायन होता है तो इसकी जो शैडो बनती है सनलाइट से, इसकी शैडो थोड़ी बड़ी होती है। उस समय क्या होता है? सूर्य अपना दक्षिणायन तरफ गमन करता है। जैसे सूर्य अपना दक्षिणायन होता है तो उस समय पूरा दक्षिणायन कब होता है? 22 दिसंबर के दिन। इसका पूरा दक्षिणायन पे इस पे सबसे बड़ी परछाई बनेगी। अपनी सबसे बड़ी परछाई बनेगी तो अपना दिन जो रहेगा वो सबसे छोटा रहता है और जो रात रहती है वो सबसे बड़ी रहती है। फिर इसके बाद इसकी परछाई वापिस से भूमध्य रेखा पर आएगी। मतलब 21 मार्च के दिन, मतलब दिन और रात दोनों फिर बराबर रहेंगे। 21 मार्च और 23 सितंबर साल में 2 ऐसे दिन है जिसमें 12 घंटे का दिन होता है, 12 घंटे की रात होती है। फिर अपना सूर्य उत्तरायण होगा। अब उत्तरायण होने के बाद इसकी जो परछाई है वो छोटी होगी और अपने दिन जो होंगे वो बड़े होंगे। 22 जून के दिन कर्क रेखा, कर्क रेखा आपने सुनी होगी ना? कर्क रेखा अपने इंडिया से गुजरी हुई है। हाँ। कर्क रेखा का अपना जो सेंटर पॉइंट है वो अपना उज्जैन है। कर्क रेखा उस दिन 22 जून के दिन इसकी सबसे छोटी परछाई बनती है। आप उसको 0 डे भी बोल सकते हैं। 0 डे क्यों? क्योंकि 12 बजे इसकी जो परछाई है वो 0 हो जाती है। सनडायल सूर्य से चलने वाली घड़ी है। जहां पर सूर्य का प्रकाश पड़ेगा वो उज्जैन का लोकल समय बताएगी। ठीक है, ये अपना मिनट करेक्शन चार्ट है स्टैंडर्ड समय के लिए। पहले जो समय लिया जाता था अपने उज्जैन से लिया जाता था, पर अभी जो समय लिया जा रहा है उज्जैन से नहीं लेते हैं। इलाहाबाद के प्रयागराज के नैनी से लिया जाता है। वो पूर्व में आता है, अपना उज्जैन पश्चिम में आता है। इस कारण वहां पर सूर्य का प्रकाश पहले पड़ता है और अपना थोड़ा बाद में आता है। तो आज की डेट में अपना उज्जैन जो है वो 33 मिनट पीछे है। अच्छा, ठीक है, ये पूरा करेक्शन है। हर साल का, हर डेट का पूरा चार्ट दिया गया है। सूर्य से चलने वाली घड़ी है। सुबह 6 बजे जैसे ही सूर्य उदय होता है तो इसकी शैडो बनती है पूर्व से। इस दीवार की शैडो बनेगी। जैसे सुबह 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ये 12 बजे तक ये समय यहाँ तक चलता है। 12 बजे से सूर्य अपना पश्चिम में होता है तो जैसे भी 1 मिनट होता है ये शैडो उधर बनना चालू हो जाती है। सुबह 12 बजे तक इधर चलेगी और 12 से 6 उधर चलेगी।
पूरा 1 घंटे का बना हुआ है। ये से ना हाँ 15, 30, 43 और ये 60 है ना, और ये 5 मिनट का ब्लॉक है ये वाला है ना, और ये मिनट्स का है, और यहाँ पर 3 सेकंड का दिया गया है। इसके हिसाब से पूरा 1 घंटे का बनाया है। इसको बोला जाता है नाड़ी वाले यंत्र। नाड़ी वाले यंत्र क्या है, ये भी एक प्रकार की घड़ी है और 6 महीने अपनी ये घड़ी उत्तरायण चलती है, 6 महीने ये दक्षिणायन चलती है। मतलब 6 महीने सूर्य अपना उत्तरी गोलार्ध में रहता है और 6 महीने अपना सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में रहता है। इसको नाड़ी वाले इसलिए बोला जाता है, नाड़ी बोले तो ये और वलय बोले तो ये। जैसे ही सुबह सूर्य उदय होगा इसकी परछाई बनती है सुबह से, ये शाम तक यहाँ तक चलती है, पूरी चलेगी। इसकी उसमें भी आपको 33 मिनट आज की डेट में ऐड करना पड़ेंगे। समर ये है और विंटर उधर है। 21 मार्च और 23 सितंबर साल में 2 ऐसे दिन है जिस दिन ये दोनों घड़ियां बंद रहती हैं। क्यों रहती है? जो अपना सूर्य है वो भूमध्य रेखा पर रहता है, ना इधर इसकी शैडो बनेगी ना उधर इसकी शैडो बनेगी। 24 तारीख के बाद, 24 सितंबर के बाद ये अपनी दक्षिण गोलार्ध में जब सूर्य जाता है तो दक्षिण गोलार्ध उधर चालू हो जाता है, और 22 मार्च के बाद ये घड़ी इधर चालू हो जाती है। इसको बोला जाता है भित्ति यंत्र। भित्ति बोलो तो दीवार पे बना हुआ यंत्र है। ये वाला यंत्र आपको किसी वेधशाला में नहीं मिलेगा, न जयपुर, न दिल्ली, न मथुरा, न वाराणसी। ये वाला यंत्र अपने केवल उज्जैन में स्थापित किया गया है। ये जो आप रेखाएं देख रहे हैं, 90 डिग्री की रोड इधर लगी हुई है, 90 डिग्री की इधर लगी हुई है। ये भी अपनी 2 रेखाएं उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, जैसे अधिकतर इस रेखा का प्रयोग किया जाता है। उस पर धागा दिख रहा है आपको? हाँ। ये जो धागा बना हुआ है उसको धागे के माध्यम से हम उस रॉड को पूरा करके यहाँ पर मैच करते हैं। सुबह 12 बजे के पहले मेजर करते हैं। हाँ, मेजर करते हैं। 12 बजे के बाद क्या होता है, ये यंत्र बंद हो जाता है। जैसे सूर्य पश्चिम में जाएगा इसकी शैडो बनना बंद हो जाएगी। 12 बजे इसकी जो लास्ट परछाई बनेगी उसके हिसाब से हम इसकी धागे के माध्यम से इसकी रॉड को मैच करते हैं। जिस एंगल पर इसकी परछाई पड़ेगी उसके हिसाब से फिर हम इसका सूर्य का बकांश मतलब नतांश बोले तो निचाई निकालते हैं। उसके हिसाब से हम यहाँ पर एक पंचांग का कैलकुलेशन करते हैं। जो पंचांग बनते हैं वो अपना उज्जैन से बनते हैं। उसका कैलकुलेशन करते हुए सूर्य के हिसाब से उसका कैलकुलेशन करेंगे। कैलकुलेशन के हिसाब से हम उसका एक नतांश बताएंगे कि अभी आज की डेट में सूर्य का अपने क्या नतांश से परिक्रमा करते हुए और किसने उसकी अपनी जो पृथ्वी ने क्या गति करी है, वो सारी गति इसी से बताई जाती है हमारे पास। इसको बोला जाता है दिगश यंत्र। दिगश यंत्र क्या काम करता है, जैसे आपको ये जो एंगल दिख रहे हैं, 0 से चालू होता है, 90 डिग्री इधर, 90 डिग्री इधर। जब भी कोई ग्रह अपने सूर्य के चक्कर जो लगाते हैं उनकी ऊंचाई ज्ञात करते हैं हम इस यंत्र से। यहाँ पर तुरी यंत्र लगाते हैं। तुरी यंत्र के बाद हम 2 लकड़ियों के माध्यम से इसको हम ऊंचाई मेज करते हैं। कौन से एंगल से, छोटे से लेते हैं, इधर बड़े से लेते हैं। उसके हिसाब से हम सूर्य के अपने ग्रहों की ऊंचाई बताते हैं यहाँ पर तुरी यंत्र लगाकर। तुरी यंत्र लगाएंगे तो अपने जो ग्रह वगैरह रहते हैं किस ऊंचाई पर है, अपने सूर्य के पास से क्या परिक्रमा कर रहा है, ये सारी जानकारी हम इस यंत्र से देते हैं। कब? जब उस पर तुरी यंत्र लगाएंगे। जैसे अभी तुरी यंत्र इस पर लगा नहीं है, वो कब लगेगा? वो इसका कैंप लगता है। अच्छा, कैंप रहता है तो वो कब लगता है? जैसे अधिकतर जनवरी में लगता है हमारे यहाँ। जैसे कोई अपनी युवतियां जैसे ग्रह के पास से कोई ग्रह गुजरता है तो हम उसको टेलीस्कोप से भी लगाते हैं। टेलीस्कोप भी है हमारे यहाँ, उसकी सूक्ष्म जानकारी। अभी जैसे आपने सुना होगा सारे ग्रह एक लाइन में आए थे, सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि। तो सारे ग्रहों को हमने यहाँ पर टेलीस्कोप से दिखाया था शाम के समय। शाम को 7 बजे बाद उसका हमने टेलीस्कोप से प्रसारण किया था। सारी चीज हमने सबको दिखाया भी था। अच्छा जी। तो जैसे भी आपको कोई जानकारी चाहिए होगा तो हमारे यहाँ पर एक ब्लू बोर्ड लगा हुआ है, उसकी आप फोटो खींचिएगा और हम एक लोकल पेपर में भी देते हैं। पेपर में आने के बाद यहाँ पर उसका एक कैंप लगता है। तो जैसे कि शाम के समय उसको हम टेलीस्कोप से सारी जानकारी आपको दिखा देते हैं। ठीक है, 1 मिनट इधर करना। तो जब भी कोई अलग घटना होती है उनका यहाँ पर कैंप लगा जाता है और उसकी इन्फॉर्मेशन भी हमें मिल जाती है। तो अगर आप उज्जैन में रहते हैं तो आप हमसे कनेक्टेड रहिएगा, तो आपको भी इस तरह की डिटेल्स मिलती रहेगी कि कब कैंप लग रहा है और कब आपको अलग अलग तरह की घटनाएं देखने को मिल सकती हैं। ये सीढ़ियाँ क्या होता है, जैसे अपना जो सूर्य के उत्तरायण रहता है पोल स्टार बोले तो ध्रुव तारा आप देखेंगे शाम को 7 बजे बाद हमेशा जो रहता है वो उत्तरायण रहता है। वो उसकी दिशा कभी चेंज नहीं होती है। इसके हिसाब से डायरेक्शन बना रखा है हमने। इसके प्रकार से अपना जो आधा चंद्र इधर आधा चंद्र इधर, ये घड़ी इसी प्रकार से वर्क करती है इन सीढ़ियों के माध्यम से। यहाँ पर आपको हनुमान जी का एक छोटा सा मंदिर भी दिखाई देगा। चलिए अंदर हम भी दर्शन कर लेते हैं। अब हम जानकारी लेते हैं आगे नक्षत्र वाटिका की। जैसे अपने ये पूरे ग्रह बने हुए हैं सूर्य के पास से, ये सूर्य के पास से अपने सारे ग्रह बने हुए हैं। यहाँ पर अपने ग्रहों के हिसाब से राशियां बनाई गई हैं। तो 12 राशियां होती हैं, 27 नक्षत्र होते हैं। हर राशियों का आकार दिया गया है और आकाशीय संरचना और उसका एक वनस्पति बनाया गया है। तो देखिए आप मेष राशि को देखिए, मेष राशि का आकार इस प्रकार होता है और यह उसकी एक आकाशीय संरचना है जो हमने टेलीस्कोप से निकाली है कि आकाश में मेष राशि किस प्रकार दिखाई देती है। तो उसका एक वनस्पति बनाया गया है उस राशि के अकॉर्डिंग। तो उसका वनस्पति है आंवला।
इसी प्रकार सभी राशियों की अलग अलग आकाशीय संरचना, अलग अलग आकार, अलग अलग वनस्पति हमने यहाँ पर लगा रखी है। और यहाँ पर नक्षत्र की भी आकाशीय संरचना दे रखी है और उनकी भी एक वनस्पति लगा रखी है। इस प्रकार 27 नक्षत्र की वनस्पति अलग है और 12 राशियों की वनस्पति अलग है। इसी प्रकार आप सभी राशियों को नक्षत्र वाटिका में हर ग्रह की अपनी अलग पहचान और अलग वनस्पति है, इसलिए मैंने इनकी पूरी जानकारी एक अलग ब्लॉग में कवर की है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस तरह से हमने सभी राशियों और उनसे रिलेटेड वनस्पति के नाम जाने। ये सभी प्लैनेट्स हैं, आप देख सकते हो कितने सुंदर तरीके से बने हुए हैं यहाँ पर। इसको कहता है वर्ल्ड क्लॉक। वर्ल्ड क्लॉक क्या है? जैसे आप इसमें इंडिया का समय सेट करेंगे तो ऑल कंट्रीज समय क्या हो रहा है ये आपको बताएंगे। देखिए, जैसे ही अपन इंडिया का टाइम सेट करेंगे, ये इंडिया, हाँ, ये 11 बजे अपन ने सेट कर दिया है। अब ऑल कंट्रीज टाइम आप इसमें देख सकते हैं कौन सी कंट्री में क्या समय हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया में क्या हो रहा है, हांगकांग में क्या हो रहा है, ब्राजील में क्या हो रहा है, तो सारी की जानकारी आपको इससे मिल जाएगी। तो ये आप सभी अपने बच्चों को लाकर एक प्रैक्टिकली डिटेल भी दे सकते हैं कि अगर उन्हें पता करना हो कि अभी भारत में ये टाइमिंग है तो किस कंट्री में कौन सा टाइम होगा। विश्व की पहली वैदिक घड़ी ये जो समय बताती है वो अपने गणना के हिसाब से नहीं, ना अपने समय के हिसाब से बताती। इसमें मुहूर्त के हिसाब से ये घड़ी चलती है। जैसे सूर्य उदय होता है ये 0 से चालू होती है और जैसे इसमें 15 मुहूर्त दिन के होते हैं, 15 मुहूर्त रात के होते हैं। इसमें 48 मिनट का एक मुहूर्त होता है। इस प्रकार इसमें 30 घंटे का पूरा दिन है। यहाँ पर हमारे यंत्रों की जानकारी के लिए QR कोड भी लगाए गए हैं। जैसे आप गूगल लेंस से सर्च करेंगे तो सारे QR कोड अलग अलग हैं और सारे यंत्रों की जानकारी भी इसको आपको YouTube पे अपलोड हो सकती है। जैसे शंकु यंत्र है, सम्राट यंत्र है, नाड़ी वाला यंत्र है, दिग्गज यंत्र है, भित्ति यंत्र, इनकी सारी जानकारी आप QR कोड से भी प्राप्त कर सकते हैं। तो विक्रांत जी ने हमको बहुत अच्छे से जानकारी दी, पूरी डिटेल्स, एक एक यंत्र के बारे में हमें बताया। तो अगर आप यहाँ आते हैं तो आप इनसे मिल सकते हैं। ये जगह बहुत ही खास है क्योंकि यहाँ पर आके हम पुराने साइंस और हिस्ट्री को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। तो मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है कि एक बार अपने बच्चों को यहाँ जरूर लेकर आइए। उन्हें भी काफी कुछ यहाँ की हिस्ट्री के और साइंस के बारे में पता चलेगा, बहुत नॉलेज मिलेगा और साइंस में उनका इंटरेस्ट भी बढ़ेगा। इसकी जो लोकेशन है वो है चिंतामन रोड पर और इस साइड कहा जाता है रेती घाट। तो यहाँ पर है हमारा जंतर मंतर। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।